हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्ज़ाम टाइम एकेडमी सीटेट 2025 को ध्यान में रखते हुए आपके प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आ रही है। ये क्लास लाइव जाने वाली थी, लाइव गई भी, लेकिन सर्वर एरर के कारण कुछ न कुछ समस्या आ रही है, इसलिए सोचा गया कि रिकॉर्डेड ही डाल दिया जाए, क्योंकि कल शाम से ही ये नौटंकी हो रही है। बात हुई है टेक्निकल टीम से, देखते हैं कब तक ये सही होता है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, चीज़ें वही रहती हैं, बस आपके कमेंट वगैरह नहीं आ पाते हैं एक साथ। बाद में आप जो भी कमेंट करेंगे उसको देख लिया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पर डे चीज़ें जानी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं कि ये पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस 7 जुलाई 2024 को क्या आया था पेपर में और उसको कैसे हल किया जाता है, क्योंकि यही समझ आपको जब आपका मेन पेपर होगा तो वहां बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करेगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ठीक, कथन ये है कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। जब आप 1 से 5 तक की पुस्तक पढ़ेंगे पर्यावरण की, तो आपको पता चलेगा कि 1 से 5 तक की पुस्तक एकदम एकीकृत है, उसमें सभी तरह के सब्जेक्ट मिक्स हैं। समझ में आई बात? वो साइंस को भी थोड़ा सा रिलेट करती है, थोड़ा सा मानविकी के सब्जेक्ट यानी इतिहास भूगोल को भी रिलेट करती, तमाम सारे एक ही साथ मिक्स के रूप में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी पुस्तक पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। कौवे के बारे में है, तो कौवा के बारे में आप जब वहां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौवा नीची डाल पर नहीं घोंसला बनाता, यहां यही गलत हो जाएगा। ऊंची डाल पर हमेशा घोंसला बनाता है कौवा, किसकी? ऊंची डाल पर। क्यों? क्योंकि सुरक्षा कारणों से। तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर कह रहा है बीबर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाते हैं। बीबर पक्षी, बीबर को बुनकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनकर। ठीक है, बुनकर पक्षी 2 पत्तों को सीलकर अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, बल्कि घास फूस की टहनियों से अपना घोंसला बनाते हैं, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, कूट में कौन सा ए और बी दोनों सही है। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों गलत है, तो ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह के प्रश्न इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे और इसी तरह का विचार करके आपको सही करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा बहुत आराम से, कि कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है इसका? एकीकृत दृष्टिकोण मतलब उसी के अंदर सब कुछ बता दिया जाए बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को सब कुछ मिक्सअप के रूप में पढ़ाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। कह रहा है ईबीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित कर ईबीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। एकीकृत ईबीएस पढ़ाना सुविधाजनक होता है। तो देखिएगा, ये और ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है? 1 और 2। क्या? 1 और 2 मतलब ईबीएस का जो पाठ्यक्रम है वो विषयों के मुद्दों को आकर्षित करता है। कौन कौन से? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को। ठीक है, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता, मतलब समग्र सब कुछ बच्चे समझें धीरे धीरे, इसलिए 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। देखें, इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे पूरी तरह से, जैसे सिविल वो भी आईएएस में जो प्रश्न होते हैं इसी तरह के होते हैं। 4-5 विकल्प होते हैं, फिर कूट होते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत होती है। कह रहा है कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। सही नहीं है, इस बार ध्यान देना है। प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ना, तभी आप आंसर दे पाएंगे।
ठीक है, ये नहीं कि पर्यावरण है तो बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ध्यान देना है कि हमको कहाँ नहीं ध्यान देना और कहाँ सही ध्यान देना है। क्लियर? देखिएगा, ये हाथी के बारे में, कौवा हो गया, बीबर हो गया, अब ये तीसरा जानवर आ गया हाथी। कह रहा हाथियों के बारे में क्या नहीं सही है? 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। एकदम बिल्कुल सही है बात, ठीक है, ये बात सही है। फिर कह रहा हथनियां झुंड में रहती हैं, ठीक है, ये भी सही है। हथनियां और अपने उनके बच्चे झुंड में रहते हैं जब तक 15 वर्ष से छोटे रहते हैं, वो चाहे हाथी हो चाहे हथनी हो। फिर है एक झुंड में 20 से 25 हाथी और उनके बच्चे होते हैं, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। 20 से 25 बच्चे नहीं रहते हैं, 10 से 12 हथनियों का झुंड होता है, ये 20 से 25 नहीं होता। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, ये भी सही है। क्लियर? तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। गलत कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, जो सही नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है आपका घर यक्स पर स्थित है। ये प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना है, रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, रीजनिंग ही है, टाइप का नहीं, रीजनिंग है। बस ध्यान से पढ़ना, ये प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। देखिए क्या करना होता है, इसको पहले आप जो कह रहा है उसको निर्धारित करिए। कह रहा आपका घर यक्स पर स्थित है, ठीक है, आपका घर यक्स पर स्थित, कहां? यक्स पर स्थित है, ये आपका घर है, ये क्या है? घर है। वाई पर आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, तो वाई पर स्थित इसको अभी छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। कह रहा कि आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। पहले ए पर हम जाएंगे जो एक्स के ठीक उत्तर में है। अब देखिए, एक यहां आप ले लीजिए छोटा सा संकेत, नक्शे में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये बगल में लिख लिया करिए, तब आपका सही एकदम जाएगा। क्या कह रहा कि यक्स, आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में है, उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर, तो पहले हम कहां जाएंगे? ए पर जाएंगे, ये हो गया आपका ए। कितना दूर है? 125 मीटर। क्लियर? जो कह रहा बस उसी हिसाब से चलते जाइए, दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। ए के ठीक पश्चिम मतलब क्या करिए, यहां पर खींच लिए, बी पश्चिम तभी तो होगा, ये 75 मीटर पर है। कितने? 75 मीटर पर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है। कहां जाते हैं? सी पर जाते हैं, यहां से ठीक उत्तर है ये, लगभग 150 मीटर दूरी पर, ठीक है, ये है सी आपका। क्लियर? फिर कह रहा और अंत में आप वाई यानी अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पूर्व में है, ठीक है, सी के ठीक पूर्व में कितना? 75 है, यानी ये 75 वाई पर चले आए, यही है आपका विद्यालय। अब आपको पूछ रहा है वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, मतलब विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? आपके घर की सही मतलब वाई से आपका विद्यालय किस दिशा में, आपका घर किस दिशा में है, आपके विद्यालय से आपका घर किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, अगर विद्यालय से देखेंगे यहां से तो सीधे दक्षिण में नजर आएगा, ठीक है, ठीक दक्षिण में, ठीक दक्षिण में, और इसका आंसर इसलिए क्या लग जाएगा? ठीक दक्षिण लग जाएगा। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। हाँ, इसी तरह के रीजनिंग के भी प्रश्न आ जाएंगे बेसिक समझ पर आधारित। और मैं कल से देख रहा हूं कि एक प्रश्न आपके अक्षांश और देशांतर समय निर्धारण पर भी आया है। तो आपसे बार बार मैं कहता हूं कि एग्जाम टाइम एकेडमी पर विश्व का समय निर्धारण और भारत का समय निर्धारण दे दिया गया है, पूरी तरह से जाके देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो है।
फिर अगला प्रश्न पढ़िए, पौधों की प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, ठीक है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के Y भाग में ही होती है। जब कोई प्रजाति पौधे की बहुत संख्या में पैदा हो और किसी विशेष स्थान पर विशेष भाग में ही पैदा हो, उसी के बारे में पूछा गया है। पाई जाती है, यह किस प्रकार की प्रजाति है? विलुप्त होने की कगार पर है? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। प्रचुर मात्रा में तो हर जगह पाई जाती, ये भी नहीं। विदेशी तब होती जब भारत में नहीं पाई जाती, तब क्या स्थानिक किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है। इस तरह से दिल और दिमाग खोलकर आपको प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जितने भी मेरे साथी शाम को भी ऑनलाइन हुए थे, जितने विद्यार्थी, नाराज मत होइएगा, एग्जाम टाइम एकेडमी को सपोर्ट करिए। आपसे इतनी गुजारिश है, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और वीडियो चाहे रिकॉर्डेड में जा रहा हो या लाइव जा रहा हो, ठीक है, पढ़ना आपका उद्देश्य होना चाहिए। कमेंट जो आप करेंगे बाद में, उसको देखकर आपका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जिसमें दो धातुएं एक साथ मिलाकर कोई नई धातु बनाई जाती है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। आइए, तो ये प्रश्न उस पर आधारित। अब देखिए, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। कह रहा स्टील, ब्रास और ब्रांज, ब्रांज लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील, ब्रास और टिन, ठीक। तो इसमें कौन सी धातुएं मिश्र धातु हैं? तो आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टील, ब्रास और ब्रांज ये सब क्या हैं? ये मिक्स धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं? मिक्स धातुएं हैं। अब आपको आप चाहें तो मैं बता दे सकता हूं। देखिए, स्टील को क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। स्टील को इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्पात हिंदी में कहते हैं। और इस्पात जो है कार्बन और लोहा का मिक्स होता है। इस्पात बराबर कार्बन प्लस लोहा, ठीक है, तभी ये जंगरोधी बन जाता है। दूसरा आपका है ब्रास, ठीक है। ब्रास देखिएगा जो होता है, ठीक, क्या होता है? ब्रास। तो ब्रास का मतलब पीतल, ठीक है। ब्रास का मतलब क्या है? जो यहां ब्रास दिया है वही क्या है आपका? पीतल है। और देखिएगा ये किससे बनता है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रास जो है तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता से बनता है। ये भी पूछा जा सकता है। एक है ब्रांज, क्या है? ब्रांज को कांस्य धातु कहते हैं। कौन सी? कांस्य धातु कहते हैं। और तांबा ये टिन से बनता है, कांस्य, तांबा प्लस टिन, ठीक। इंग्लिश की वजह से कोई समस्या अगर हो रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। कौन सी धातु को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं, ये हिंदी फिलहाल एकदम सही है, ठीक है ना जी। तो यहां क्या? स्टील, ब्रास, ब्रांज हो जाएगा। अब देखिएगा एक चीज, इसमें भी दोनों, यानी लिथियम जो है, ये समझने की बात है, लिथियम जो है मिक्स धातु नहीं है। समझ में आई बात? स्टील यहां दिया है, यानी आपका जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है ये मिक्स धातु नहीं, यहां से टिन मिक्स धातु नहीं। कभी कभी इसका समूह बना देगा कि कौन सी धातुएं एकल धातुएं हैं, तो आप जानिएगा टिन एकल धातु है, लिथियम एकल धातु है, और आपकी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम भी एकल धातु है, ठीक है। आगे कह रहा कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से क्या कहती है? कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है। क्या होता अगर पृथ्वी में सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता, ठीक। ऐसे प्रश्न कैसे प्रश्न कहलाते हैं? अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप ईवीएस के अध्यापक हैं तो आपको जानना है कि आप कैसे प्रश्न बच्चों से कर रहे हैं, ठीक है। दार्शनिक प्रश्न
उस स्तर पर दार्शनिक प्रश्न जैसी कोई बात नहीं होती है। अभिसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न और अपसारी प्रश्न। तो जब ऐसे प्रश्न आप बच्चों से करते हैं तो उनको सोचने पर खुला छोड़ने की बात होती है कि वो इस पर अपना खुला मत दे, बंधा हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अपसारी टाइप के प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने की क्षमता के गुणों का विकास करने की बात सोची जाती है। तभी आप इस तरह के प्रश्न देते हैं कि अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा। समझ में आई बात? अगर पूरी तरह से सब जलमग्न हो जाए तो क्या होगा। समझ में आई बात? इस तरह के प्रश्न हमेशा कैसे होते हैं? अपसारी प्रश्न होते हैं। कह रहा कि भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा कहां पर। जब भारत में 7:30 PM है, 2 PM पूछ रहा है, ठीक है। 2 PM, 7:30 का मतलब शाम हो रही है। क्या PM 7:30 का मतलब क्या है? ये शाम की बात कर रहा है, ठीक है। और 2 PM मतलब उसी दिन 2 PM यानी दोपहर की बात हो रही। 2 PM दोपहर की बात हो रही, उसी दिन क्योंकि दिया है। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंट है। अगर आप घटाएंगे 7:30 में से 2 घटाएंगे तो 5:30 आएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 5:30 आएगा। 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आएगा। और 5.5 घंटा 30 मिनट का अंतर किसके समय के अंतर में है? तो लंदन के समय के अंतर में है, यानी ग्रीनविच पर, क्योंकि ग्रीनविच से 5.5 घंटा भारत का समय आगे है और ये पीछे जाकर देखना पड़ा है, इसलिए लंदन का समय ये दिया गया है कि लंदन में क्या होगा। तो लंदन में 2 बजेंगे दोपहर के। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा को पढ़ाते समय जांच यानी इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? इंक्वायरी को बढ़ावा देती है, इस पर फोकस करके इस प्रश्न का आंसर देना है। जांच यानी इंक्वायरी को क्या करती है? बढ़ावा देती है। आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। देखिए ये ज्यादा सटीक आंसर है, क्योंकि चित्र उत्तर से उतना अनुभव क्या? अनुभव का मतलब होता है जिसको आप प्रत्यक्ष रूप में देखे हो उसकी बात करना, ठीक है। छात्रों को पुरानी कारों और डिजिटल नहीं, ये भी गलत, यानी कि सबसे सटीक आंसर आपका सी होगा। क्लियर? आगे बढ़िए। करा ईबीएस पढ़ाते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित विधियों का पालन कर, एक शिक्षिका नहीं है, शिक्षक है, निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण, ये उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण हैं? इस तरह की बातों का जब आप प्रयोग करते हैं तो वही पूछ रहा है कि ये किस तरह के उदाहरण? आगमनात्मक उपागम, सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम या उपदेशात्मक उपागम, ठीक। तो जब आप बच्चों को कुछ करने की बात करेंगे, ये देखिए ये सब कुछ क्या है? करके सीखने की बात की गई है। जब करके सीखने की बात की जाती है तो वो रचनात्मक के अंतर्गत आता है। किसमें? रचनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है कि बच्चों को आप तमाम तरह की समस्याएं दे दीजिए, बच्चे उस पर अपना काम करें और आंसर दें। समझ में आई बात? कौन सा है ये? रचनात्मक। आगे आइए। कह रहा कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तना हुआ खाना समझिए, ये सीधे इंग्लिश का हिंदी वर्जन किया जाता है। तना हुआ खाना मतलब फ्राइड फूड, कैसे? तले भुने फूड, ठीक। मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है, जो आजकल मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, दो दक्षिण भारत के फूड और चाइनीज जितना ठेला लगा है, चाइनीज रेस्टोरेंट बच्चे बहुत ज्यादा प्रिय खाते। बच्चे ही नहीं खाते हैं, आप सब भी खाते हैं, क्योंकि आप भी अभी बच्चों की श्रेणी में ही हैं लगभग। घर से खाना भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ठेले पर पहुंचते हैं तुरंत एकदम जितना उडल नूडल मोमोज है, ठीक है, फ्राइड राइस है, तो कहीं दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, ठीक।
ये पसंद है, और दूसरी तरफ राजू को घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। ध्यान देना है, स्वस्थ खाना तो खाता है लेकिन पत्तेदार सब्जियां उसमें शामिल नहीं होती हैं। पत्तेदार सब्जियां शामिल नहीं होती हैं। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? कह रहा है दोनों को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिएगा, पेलाग्रा और एनीमिया। एनीमिया तो होगी लेकिन पेलाग्रा नहीं होगा। स्कर्वी और एनीमिया, स्कर्वी भी होने की संभावना बहुत नहीं है, ठीक है। कासियोकर, ये भी नहीं। मोटापा, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा होता तले हुए खाने में, मोटापा और अनीमिया हो सकती, खून की कमी। अनीमिया मतलब खून की कमी और मोटापा, ये रोग होने की ज्यादा संभावना है। कह रहा है कि अब ये भी आपका पर्यावरण विज्ञान से प्रश्न था, सब मिक्स होना चाहिए। कह रहा है कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करती है, ठीक। हाँ, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन, इस पर ध्यान देना है। गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं कौन सा? स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, ठीक। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, ये भी सही है। प्रतीकों और पैमानों को समझना, ये भी सही है। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन, ये नहीं सही है, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका बी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही समझ के साथ आप इसको हल करेंगे और आप देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। निश्चित रूप से तभी मजा आएगा। आप कमेंट करके बताइएगा। लाइव क्लास आज के बाद एकदम जाएगी, क्योंकि आज ये सही कर लिया जाएगा, ठीक है। लाइव में मजा ये आता है कि आप पता चल पाता कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन क्या करें, हम भी टेक्निक के आगे थोड़ा सा, जब नहीं चलता है कुछ तो फिर बैक आकर फिर से वही रिकॉर्डेड क्लासें चलानी पड़ती हैं, ठीक है। कह रहा कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या है। अब आपको भारत का नक्शा याद होगा, जो मैं ज्योग्राफी पढ़ाते समय जहां भारत का संदर्भ आता है, मैं आपको तुरंत नक्शा बनाकर दिखाया हूं, आपको याद होगा 100%। देखिए किसका किसका पूछ रहा है, तेलंगाना और गुजरात, बिहार, ठीक है, सापेक्ष। तो देखिएगा, अगर आधा नक्शा आपको दिखा दिया जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। यह है भारत का नक्शा, और देखिए तेलंगाना कहां है, तेलंगाना यहां है, तेलंगाना आपका यहां है, जो आंध्र प्रदेश से कट के बना, यह है तेलंगाना, तेलंगाना, क्लियर। यह है आपका गुजरात, क्या है, गुजरात, और यह है आपका बिहार, बिहार, क्लियर। अब देखिए अपने आप आपकी स्थिति कंफर्म हो जाएगी। प्रश्न का आंसर कह रहा है कि बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या हैं, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार। गुजरात किधर है और बिहार, तो आप देखिएगा यह है उत्तर पश्चिम और यह है उत्तर पूर्व, क्लियर। अब देखिए मिला लीजिए, उत्तर पश्चिम और दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, पहला ही सही हो। गुजरात है उत्तर पश्चिम में और बिहार है उत्तर पूर्व में। क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, ठीक है। चर्चा यानी डिस्कस, चर्चा यानी डिस्कस, ये सही है। प्रदर्शन, देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें विशेष योग्यता कोई नहीं रखता, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि अनुभव पूछ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। कला एकीकृत शिक्षा, ये भी सही है। यानी 1, 2, 1, 3 और 4 कहां है, ये 1, 3 और 4,
तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आप सभी का, जितने लोग इस क्लास को देखेंगे बाद में, सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा भाई, ठीक है। बहुत लोग लाइव हुए थे, लेकिन वही है ना कि छटपटा कर रह जाना होता है जब सही से वीडियो नहीं चलता है। फिलहाल अभी 1 घंटे में ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। कह रहा है कि ईबीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण 1 2 3 क्या है, ईबीएस में क्या सम्मिलित है। आप ध्यान से पढ़िएगा, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आराम से आप दे पाएंगे, ठीक है। देखिए, तो पर्यावरण का मतलब ही है कि आपके चारों तरफ सब कुछ, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह का आवरण आपके पास है तो आपको क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। 1 मिनट यार, चलिए देखिएगा, तो इसमें क्या, इसमें सही, सभी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अल बरूनी और इब्न बतूता के बारे में पूछ रहा है कि अल बरूनी लिखा हुआ है, अल बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्री ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। नहीं, अल बरूनी और इब्न बतूता दोनों भारत आए थे, लेकिन भारत से ही विभिन्न देशों की यात्रा की, यह बात सही नहीं है। ठीक, कह रहा है कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। यात्राओं को, लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो देखिएगा, ये तो सही है। जब आप यात्रा करते हैं कहीं की, तो वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां के लोगों के विचार आप ग्रहण करते हैं तथा अपने विचारों, भाषाओं और संस्कृति से वहां के लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ए तो गलत है, लेकिन आर सही है। ठीक, ए गलत है किंतु आर सही है, ये आपका सही होगा। कह रहा कि ईबीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इस प्रश्न को, अब देखिए, ये तुरंत बाल विकास से उठाया है। कहां से, बाल विकास का भी इसमें दर्शन आपको होगा थोड़ा सा। तो ईबीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, तो ये तो बात सही है। ये क्या है, अभिकथन, ये सही है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे विचार सामाजिक रचनावादी, सामाजिक रचनावादी का जो है वो बोथ की का है, ना कि पियाजे का। पियाजे का जो है क्या है, जो पियाजे को आप पढ़ेंगे, इनका माइंड के विकसित होने से सिस्टम है, ना कि सामाजिक और रचनावादी। यानी कि ये आपका क्या है, गलत है और ये सही है। कथन देखिए, असत्य परंतु कथन 2 सत्य है, नहीं। कथन ए और कथन 2 दोनों सही, ये भी गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य, नहीं। कथन ए सत्य परंतु कथन 2 असत्य, डी आपका सही हो जाएगा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक पर अपना सब कुछ दिए, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। हाँ, अब एक चीज आपको, हम लोग लगभग कितने 17 क्वेश्चन पे, देखिए लेव बायोत्सकी, अगर इनकी बात करेंगे, इनका नाम क्या है, कठिन है, बायोगोत्सकी, बायोगोत्सकी इनका नाम है, ठीक है। सामाजिक रचनावादी से कौन जुड़े हैं, बायोत्सकी, बायोगोत्सकी, बड़ा टफ टाइप का नाम है। और पियाजे की बात अगर मैं करूं,
पियाजे के संज्ञानात्मक, तो ये इस तरह से आप देखें बाल विकास से संबंधित चीजें भी इसमें आ गई हैं। कह रहा कि NCERT की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्ययन द्वारा संबोधित करने का महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। देखिए ये जो पाठ है इसमें क्या किया गया है, कक्षा 5 की जो बुक है उसमें सूर्यमणि झारखंड के आदिवासी की कहानी दी गई है। उससे क्या सिखाना चाहता है शासन प्रशासन बच्चों को, जनजाति समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणा और पूर्वाग्रह, ये बात गलत है। ठीक है, वनस्पतियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, ये बात ये सिखाने वाली बात है। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदल सकती, ये भी जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, यानी 2, 3 और 4 ऑप्शन सही, यानी सी सही है, 2, 3 और 4। आगे देखिएगा, कह रहा कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें। ठीक है, तो ये देखिएगा, जब आप इस तरह का किसी बच्चे को कहते हैं तो इसमें बड़े आसानी से आप देखिए क्या क्या सही होगा। पहला तो गलत हो जाएगा, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, ये नहीं सही है। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखते हैं, ये सही हो जाएगा। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, ये सही हो जाएगा। दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष, ये 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। आइए अगला क्वेश्चन, यानी 20वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस पे? 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और बहुत ही जबरदस्त टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण है। अगर आपको पता है कि अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब कम हो जाएगा तो आपके अंदर जो धमनियां हैं उनका, उसमें बहुत तेजी से ब्लड बहता है, उसका दबाव अधिक हो जाएगा, जिसके कारण आपके नाक से खून आने की संभावना हो जाती है। कह रहा अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है, गलत है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, ये सही हो गया। ठीक है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है, गलत। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बाहर हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी। देखिए, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। इसी तरह को आपको क्या करना है, समझना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है, यानी ज्वालामुखी पर्वतों की पहचान करनी है। यहां पर माउंट किलिमंजारो, ठीक है, 100%। किलिमंजारो कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा भी ज्वालामुखी पर्वत है। आल्प्स पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? बलित पर्वत है, और इस समय प्राचीन पर्वत की श्रेणी में इसको रखा गया। 1 और 2 सही है, 1 और 2, पहला और दूसरा। आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका के नसों कह रहे हैं, सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीज में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनमें से यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? जांच, प्रयोग, अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिएगा इसमें कौन सा कथन, कौन सी चीजें आपकी क्या हो रही हैं, कौन सा सही हो रहा है। तो देखिए, जब इस तरह का आपको दे दिया जाएगा तो आप लास्ट में क्या देखेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे क्या, कि किस बीज में अंकुरण अधिक है और किस बीज में अंकुरण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना जी।
तो ये निष्कर्ष निकालने वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है, क्योंकि बच्चों को कहानियां और आख्यान बहुत अच्छे लगते हैं। उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तक बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती हैं। अब देखिएगा इससे क्या करना चाहता है एक शिक्षक। कह रहा कि या जो भी ईवीएस के पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले लोग हैं, अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण व्याख्या करता है। ठीक है, बी सही है, दोनों सत्य है और व्याख्या भी है, क्योंकि जब आप कहानी सुनाते हैं बच्चों को तो बच्चे उसके पात्र के हिसाब से अपने को रखकर कहानी सुनते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे कह रहा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग होगी। ठीक है, लगभग कितनी होगी? अब देखिएगा, प्रश्न और कथन को बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना है, तब आप जान पाएंगे। ठीक, कोने पर पैमाना जो दिया गया है ये लिखे नहीं है, लिख दीजिए। ये भी कोने पर पैमाना भी है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। 155 मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए पहले आपको यह दिया गया 19.7 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 155 मीटर। तो गुणा कर देंगे किसका? 155 का 1907 में। ठीक है, 155 का 1907 में अगर गुणा करते हैं तो देखिए आएगा कितना? 30। गुणा करके आप देख लीजिए, 100% मैंने करके इसको देखा है, आ जाएगा। देखिए 3053.5 मीटर। अब आप इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे? 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, भाग दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना। देखिएगा, 1000 से जब भाग देंगे तो आपको कितने पे? 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा अपने आप। तो इसका विकल्प सही होगा 3.1 किलोमीटर। क्या? 3.1 किलोमीटर। समझ में आई बात? 100 पर बहुत आसान ये सवाल है। वही है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर के, तो 1907 सेंटीमीटर बराबर आप गुणा कर देंगे, फिर किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं क्या क्या? 1% परपटी, 84% मेंटल और 15% कोड। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। कौन सा विकल्प? सही विकल्प को चुनना है। देखिए, ये प्रश्न आपका, अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़े हैं तो आपको ये पता है कि भूपर्पटी 1% है, यानी ये सही है। मेंटल सबसे अधिक है 84%, ये भी सही है। क्रोड का भाग 15% है, ये भी सही है, यानी विकल्प ए सही है। 1 2 3 तीनों सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ाई गई है, या जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिएगा, या फिर जब शुरू होगा तो यहां पढ़ लीजिएगा। भूगोल के पीडीएफ में आपके जाके देख लीजिएगा। कह रहा है कि अभिकथन ए और अभिकथन आर को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, दोनों बातों पर विचार करें। नाम है मृत सागर, लेकिन लोग उसमें डूबते नहीं हैं। कारण कि उसमें इतना नमक है, इतनी लवणता है कि वहां की डेंसिटी जो है बहुत अधिक है। उसमें
वस्तु को डालेंगे तो वो तैरती रहती है। समझ में आई बात? हाँ, तो देखिए, यानी आप इसको समझ पाए, 300 ग्राम नमक की मतलब डेंसिटी ज्यादा है, लवणता ज्यादा है, तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए आर दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है मृत सागर के संबंध में। 27, आइए हम लोग एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम उठाना जरूरत? देखिए, ये बहुत बार प्रचार नहीं देता गुड टच और बैड टच, गुड टच और बैड टच। ये स्कूल में प्रशिक्षित करवाया जाता है कि जब बच्चे 5 तक पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत वीडियो में दिखाया गया होगा कि अगर आप किसी बच्चे का, कोई वयस्क आदमी सर पे इस तरह से हाथ फेर रहा है तो ये गुड टच है। चीक को ऐसे पकड़ रहा मतलब ये वात्सल्यता की निशानी है, वात्सल्य, उसको बच्चे के प्रति प्रेम है। लेकिन जब उसके लिप्स को ऐसे रगड़ रहा है तो ये बैड टच की निशानी है। और यदि पीठ पे, बैक पे, पीठ पे उसको थपकी दे रहा है यानी उसको प्रोत्साहन दे रहा है, लेकिन यदि चेस्ट और ब्रेस्ट की तरफ इस तरह से कर रहा है तो ये बैड टच है। उसी तरह से बच्चों की टांग यानी जांघों पर अगर वो हाथ फेरने की कोशिश कर रहा है तो ये बैड टच है। इस तरह की वीडियो आपको दिखाया गया होगा, बताया गया होगा, ताकि बच्चे को आप बता सकें कि कोई बच्चे को कैसे उकसाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिएगा, इससे कौन विकल्प मैच करता है। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें, उन्हें पॉक्सी एक्ट 2012 के बारे में बताएं, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं, नहीं उन्हें गुड टच और बैड टच की जानकारी दें। गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऊष्मा का कुचालक कौन सा है जिसमें ऊष्मा प्रवेश नहीं कर सकती? देखिएगा, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, लकड़ी, लोहा, हवा, जल, तांबा, हवा, ऊन, एल्युमिनियम। तो देखिएगा, ये एल्युमिनियम धातु है यानी सुचालक है, तांबा धातु यानी सुचालक है, लोहा इसमें है ये भी सुचालक है। ये जो है आपका आंसर सही करेगा। ठीक है, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी ये ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला प्रश्न, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सामाजिक अंतःक्रिया के में सुधार करना, बच्चों को समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आप बताएंगे। ठीक है, कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। देखिए, किसकी बात कर रहा है? समर की। किसकी बात कर रहा है? समर की। तो जब ये साथ साथ भूनना, तलना, उबालना की बात की जाए तो सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार, इसके द्वारा बच्चे क्या करेंगे? साथ साथ रहेंगे और साथ साथ करेंगे तो उसमें क्या होगा? सामाजिकता विकसित होगी। ठीक ना जी? आइए, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करिए। अधिकतम संख्या का चयन करिए। क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है एक शिक्षक के पास? ठीक है, देखिए, शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना और चित्र पठन। क्योंकि आप आगे चलकर सामाजिक अध्ययन के अध्यापक बनेंगे तो आप बताइए इसमें से क्या क्या हो सकता है। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल आकलन करने के लिए, ठीक है, आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करिए। शिक्षक डायरी तो शिक्षक के पास रहती है, वो उसमें अपने क्रियाकलाप लिखता है, बाकी सभी 2, 3 और 4 ये बालकों में प्रक्रिया कौशल का विकास कर सकता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे और इसी तरह से आपको जवाब देना होगा। तो आज की क्लास ये कैसी लगी है बताते जाइएगा
और कमेंट जरूर करिए। लाइव ना ही सही रिकॉर्डेड ही गई है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये क्लास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम को एक नई क्लास के साथ 9 बजे, रात से 10 बजे हो सकता है लाइव वो क्लास जाए। धन्यवाद सुनने के लिए।